ओके। तो आज मैं आपको संपूर्ण नाटक की कथा वस्तु आपको मैं बता रहा हूँ। यह पूरा नाटक 4 अंकों में समाप्त होता है। पहले अंक में 11, दूसरे अंक में 10, तीसरे अंक में 9 और चौथे अंक में 14 दृश्य है। इस प्रकार नाटक 44 दृश्यों में पूरा होता है। प्रथम अंक का प्रथम दृश्य तक्षशिला के गुरुकुल से आरंभ होता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात चाणक्य वहां अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। दृश्य के आरंभ में चाणक्य और मालवगण मुख्य कुमार सिंहरण परस्पर बातें कर रहे हैं। इस वार्तालाप के मध्य सिंहरण तक्षशिला में चल रहे उस षड्यंत्र की ओर संकेत करता है जो भविष्य में संपूर्ण भारत के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। उसी समय तक्षशिला का युवराज आम्बिक अपनी बहन अलका के साथ वहां आ पहुंचता है और उस वार्तालाप के कुछ अंश को सुनकर उत्तेजित हो उठता है। आम्बिक और सिंहरण में कटु विवाद होता है और आम्बिक अपनी तलवार निकाल लेता है। उसी समय चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर आम्बिक को सिंहरण पर आक्रमण करने से रोक देता है। अलका भी अपने भाई को समझाती है। चाणक्य की आज्ञा से अलका आम्बिक को वहां से ले जाती है। चाणक्य बाद में सिंहरण और चंद्रगुप्त को भी तक्षशिला छोड़ देने का आदेश देता है। बाद में अलका भी सिंहरण से तुरंत तक्षशिला छोड़कर चले जाने का आग्रह करती है। द्वितीय दृश्य मगध में मगध सम्राट नंद के विलास कानन से आरंभ होता है। विलासी युवक युवतियों का दल वहां विहार कर रहा है। राक्षस और सुवासिनी वहां आते हैं। सुवासिनी के गायन को सुनकर नंद उसे अपनी अभिनयशाला की रानी बनाता है और राक्षस को अपना आमात्य नियुक्त कर देता है। सुवासिनी राक्षस से कहती है कि वह उसकी अनुचरी ही बनी रहना चाहती है, नंद के विलास का साधन नहीं बनना चाहती। तृतीय दृश्य में चाणक्य पाटलिपुत्र नगर में अपने पिता और उनकी झोपड़ी को खोजता दिखाई देता है। एक नागरिक से उसे ज्ञात होता है कि नंद ने उसके पिता की वृत्ति छीनकर उन्हें नगर से निष्कासित कर दिया था। वही बताता है कि नंद ने शेक्टार को परिवार सहित कारागार में डाल दिया था। वही उन सब की भूख प्यास से तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। यह सुनकर चाणक्य दुख और क्षोभ से भर जाता है। चतुर्थ दृश्य में राक्षस और सुवासिनी बातें करते दिखाई पड़ते हैं। राक्षस राजकोप के भय से सुवासिनी को अपना लेने में संकोच करता है। इसी दृश्य से चंद्रगुप्त मगध की राजकुमारी कल्याणी की एक चीते से रक्षा करके उसे अपना कृतज्ञ और अनुरक्त बना लेता है। पांचवें दृश्य में नंद की राज्यसभा में चाणक्य नंद से पंचनद नरेश पर्वतेश्वर की सहायता करने का आग्रह करता है। चंद्रगुप्त चाणक्य का समर्थन करता है, परंतु नंद सहायता करने से इनकार कर देता है क्योंकि पर्वतेश्वर ने कल्याणी के साथ विवाह करने से मना करके नंद का अपमान किया था। इस पर चाणक्य क्रुद्ध हो उठता है। नंद उसकी शिका पकड़कर घसीटवाता है और फिर बंदी बना लेता है। चाणक्य नंदवंश का नाश करने की प्रतिज्ञा करता है। फिर छठे दृश्य में सिंधु तट पर अलका सिंधु देश की राजकुमारी मालविका से मिलती है। अलका के हाथ में एक मानचित्र है। सहसा कि यवन सैनिक वहां आ पहुंचता है और अलका के हाथ से बलात् मानचित्र छीनने का प्रयत्न करने लगता है। उसी समय सिंहरण वहां पहुंचकर यवन को घायल करके भगा देता है और उस मानचित्र को लेकर मालविका के साथ नाव में बैठकर वहां से चला जाता है। यवन सैनिक अन्य सैनिकों के साथ लौटकर अलका को बंदी बना लेता है। सप्तम दृश्य में मगध के बंदीगृह में राक्षस और वररुचि चाणक्य से मिलने आते हैं। राक्षस उसे पर्वतेश्वर का विरोध करने के लिए पंचनद को
भेजना चाहता है और वररुचि उसे अपना वार्तिक पूरा कराने में सहायता की याचना करता है। चाणक्य दोनों काम करने से इनकार कर देता है और इसी समय चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर बलपूर्वक चाणक्य को बंदीगृह से छुड़ाकर ले जाता है। 8वें दृश्य में अलका बंदनी के रूप में गांधार नरेश के सामने लाई जाती है। पिता उसे मुक्त कर देते हैं। वह गांधार को छोड़कर आर्यावर्त की ओर चल पड़ती है। गांधार नरेश भी पुत्र अंबिक को सारा राजकाज सौंपकर पुत्री की खोज करने निकल जाते हैं। 9वें दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर की सभा में पहुंचकर उससे मगध में विद्रोह करने में सहायता मांगता है। पर्वतेश्वर एक प्रकार से उसका अपमान करता है और चाणक्य क्षुभित होकर वहां से चला जाता है। 10वें दृश्य में अलका और सिलिकस की भेंट होती है। प्यास से व्याकुल और मूर्छित चंद्रगुप्त की एक व्याघ्र से रक्षा करके सिलिकस उसे अपना कृतज्ञ बनाकर अपने यहाँ आमंत्रित करता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त उसके शिविर में कभी आने का वचन देते हैं। इन दोनों को सिलिकस के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते देखकर अलका इन दोनों पर संदेह करने लगती है और महात्मा दांडायन के आश्रम में चली जाती है। 11 दृश्य में महात्मा दांडायन के आश्रम में चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, सिकंदर, सिलिकस आदि एकत्रित होते हैं। सिकंदर चंद्रगुप्त का परिचय प्राप्त करता है। फिर जैसे ही सिकंदर अपनी भारत विजय की आकांक्षा व्यक्त करता है, महात्मा दांडायन उसे सावधान करते हुए चंद्रगुप्त की ओर संकेत करके कहते हैं कि यह भारत का भावी सम्राट बैठा हुआ है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। इस प्रकार इस अंक में गांधार से लेकर मगध तक राजनीतिक परिस्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। तो ये प्रथम अंक की कहानी है।